हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुरण परिवार में। तो जियोग्राफी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय जलवायु को लेकर के। आज हम भारत में जलवायु का अध्ययन करेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यह जो टॉपिक है आपका, यह टॉपिक अगर देखा जाए मूल रूप से अभी तक जो हम भारत में स्थिति पढ़ रहे थे वो हमें सीधे हम उनको क्या कर सकते थे, आंखों से देख सकते थे। जैसे हम पहाड़ों की बात करें, पर्वतों की बात करें, नदियों की बात करें। पर जो आपका ये चैप्टर है भारतीय जलवायु, जो कि दिखाई नहीं देती, केवल इसको महसूस किया जा सकता है कि भारत में जैसे वर्षा होती है तो वर्षा कैसे होती है। वर्षा तो होती है पर कैसे होती है ये दिखाई नहीं देता। इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगली 3-4 क्लास में यही टॉपिक हमारा चलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी समझ बहुत अच्छे से विकसित करनी होगी, बहुत अच्छे से चीजों को समझना होगा। तो यहाँ पे आज हमारी ये पहली क्लास है भारतीय जलवायु को लेकर के। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आ जाइए सभी लोग, यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा पहले मैप को समझते हैं। यहाँ पे भारत का मैप है और भारत के मैप में यहाँ पर एक श्रृंखला दिखाई गई है जो कि एक हिमालय है। ये क्या है आपका, ये आपका हिमालय हो जाता है। ये क्या है आपका, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत में और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यह रेखा दिखाई दे रही है। कौन सी रेखा हो जाएगी आपकी, कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा दिखाई गई है। यहाँ पे आपका ये पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत है आपका। और यहाँ पर आपका ये पूर्वी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दिखाया गया है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर रेखाएं दिखाई दे रही हैं आपको, जो कि यहाँ पर आपको ये आपका अगर मैप में देखें तो ये क्या हो जाता है, उत्तरी भाग। ये कौन सा भाग हो जाता है, उत्तर। और ये कौन सा, पूरब। तो यहाँ पर जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं ये उत्तर पूर्वी रेखाएं हैं, उत्तर पूर्वी मानसून को संदर्भित कर रही हैं। इसके अलावा ये नीचे की तरफ कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो कौन से मानसून की रेखाएं हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की रेखाएं हैं। अभी इन मानसून के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ दिखाई जा रहा है जो आगे चलकर हिमालय से टकरा करके दो भागों में बट गया है। एक भाग ऊपर तिब्बत की तरफ और दूसरा भाग भारत की तरफ गया है। तो इसको भी हम देखेंगे अभी अच्छे से। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप डालिए भारतीय जलवायु में। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, जो पेपर में पूछा जाता है बार बार, कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर आप लोग आ जाइए और यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, इस पूरे शब्द को हम क्या करेंगे, समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पर ये आपका ग्लोब बना हुआ है पूरा, ये आपका ग्लोब है, पृथ्वी बनी हुई है और पृथ्वी पर रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ऊपर कर्क रेखा है, बीच में आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में आपकी कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। अब जो ये ग्लोब में आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब भारत में भी क्या है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। मतलब अगर ये कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र होगा ये क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। अगर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा तो ऊपर का सर क्या कहलाएगा, तो जो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके अलावा आपका जो यहाँ पे क्षेत्र होता है ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। जो ध्रुवों पर होता है आपका ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है, ध्रुवीय क्षेत्र। ये नॉर्थ में हो जाएगा और इसी तरीके से साउथ में भी आपका ये क्या हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र हो जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र बताया हमने आपको, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अब बोलते हैं तो बोलते क्यों हैं, ये बात भी आती है। इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
क्यों बोलते हैं? तो यह जो क्षेत्र है, यह पूरा क्षेत्र क्या होता है? अत्यंत गर्म क्षेत्र होता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की लंबवत किरणें किस क्षेत्र में पड़ती हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हटाते हैं। यहाँ पर सूर्य आपका डेट है आपकी कौन सी? 21 जून की डेट है। तो 21 जून में सूर्य की लंबवत किरणें किस पर पड़ेंगी? कर्क रेखा पर पड़ेंगी। जबकि आपकी भूमध्य रेखा पर और मकर रेखा पर कैसी किरणें पड़ेंगी? तिरछी किरणें। 90 डिग्री सीधी किरणें कहाँ पर पड़ेंगी? कर्क रेखा पर। किस डेट में? 21 जून को। मतलब 21 जून को जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो निश्चित रूप से जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें क्या होगा? दिन सबसे छोटा होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। और 21 जून को जल्द आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है इसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का 21 जून। बताना है 21 जून को क्या मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 21 जून को क्या है, जो सूर्य है वो लंबवत रूप से कहाँ पर चमक रहा है? कर्क रेखा पर। 21 जून के बाद अगली कंडीशन आती है जब सूर्य क्या होगा? भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा। सूर्य क्या होगा? अब भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा। सूर्य क्या होगा? नीचे गया अब थोड़ा सा, अब यहाँ पर तिरछा जाएगा और यहाँ पर तिरछा जाएगा। ये डेट कब की होगी? 21 जून के बाद आपका 21 जून के बाद आपका 23 सितंबर। कौन सी डेट है? 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य अगर देखा जाए कि ये लंबवत कहाँ पर चमकेगा, तो यह कहाँ पर आ जाएगा? यह आपका भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। अगर सूर्य भूमध्य रेखा पर है तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो बराबर है। अगर सूर्य आपका कहाँ पर है? भूमध्य रेखा पर, तो इसका मतलब क्या है? पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में दिन और रात क्या हो जाएगा? बिल्कुल बराबर हो जाएगा। जितनी दिन होगा उतनी ही बड़ी क्या होगी? रात होगी। इसके बाद सूर्य क्या होगा? और नीचे जाएगा। सूर्य क्या होगा? अब और नीचे जाएगा। अब और नीचे कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा। तो लंबवत कहाँ पर चमकेगा? मकर रेखा पर। और फिर यहाँ पर सूर्य की तिरछी किरणें दिखाई देंगी। तो ये जो डेट हो जाती है, ये कौन सी डेट हो जाती है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य क्या होता है? यह लंबवत रूप से देखा जाए तो मकर रेखा पर चमकता है। अब हम रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में हम देख सकते हैं कि जो 22 दिसंबर है ये कौन सा सीजन होता है? ठंडियों का सीजन होता है। और ठंडियां क्यों होती हैं? क्योंकि जो हमारा सूर्य है वो लंबवत कहाँ पर है? मकर रेखा पर। सूर्य की किरणें ज्यादातर कर्क रेखा पर नहीं पहुंच पाती है, तो यहाँ पर ठंडी हो जाएंगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी? बहुत तेज गर्मी का मौसम देखने को मिलेगा। और जो हमने 21 जून को देखा है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है। और उस समय मकर रेखा के पास जो देश है उन देशों में क्या हो रही होगी? ठंडी हो रही होगी। जैसे मकर रेखा के पास आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या होगी? 21 जून में ठंडी होगी और 22 दिसंबर के टाइम पर क्या होगी? बहुत तेज गर्मी होगी। तो ये डेट आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होगा? सूर्य 22 दिसंबर को कहां पर पहुंच गया? ये पहुंच गया मकर रेखा पर। अब सूर्य और नीचे नहीं जाएगा। अब ये नहीं सोचने लगना कि अब सूर्य और नीचे पहुंच जाएगा। अब सूर्य मकर रेखा से और नीचे नहीं जाएगा, ये वापस से अब कहां पे पहुंचेगा? वापस से भूमध्य रेखा पर पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा? वापस से भूमध्य रेखा पर सूर्य फिर से पहुंच जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर भी एक डेट को याद रखना है। कौन सी डेट याद रखेंगे आप? वह हो जाएगी आपकी 21 मार्च। कौन सी डेट हो जाएगी? 21 मार्च की डेट हो जाएगी। 21 मार्च को सूर्य क्या हो जाएगा? 21 मार्च को सूर्य पुनः कहाँ पर पहुंच जाएगा? ये फिर से भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएगा। और फिर से दिन और रात जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से फिर से ऊपर फिर से नीचे यही क्रम चलता रहेगा। मतलब सूर्य जो है वो किन रेखाओं के बीच में चमकेगा? हमेशा कर्क रेखा के बीच में और मकर रेखा के बीच में चमकेगा। तो यहाँ पर क्या होगी? अत्यंत गर्मी वाला क्षेत्र हो जाएगा। बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगी? गर्मी वाला क्षेत्र हो जाएगा। और इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। गर्मी वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। जहां पर सूर्य की लंबवत किरणें पहुंचती हैं वो सब क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता
है। इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वह क्षेत्र कहलाता है जो कि कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने यहाँ पर लिखा है भारत की जलवायु जो है वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो क्या यहाँ पर हम शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कह सकते थे क्या? क्योंकि आधा तो उष्ण कटिबंधीय में और आधा शीतोष्ण कटिबंधीय में होना चाहिए, तो क्या हम ये कह सकते थे? तो बिल्कुल हम कह सकते थे, अगर यहाँ पर हिमालय नहीं होता। हिमालय मानसून विभाजक का काम करता है। भारत के लिए जो हिमालय है ये मानसून विभाजक का काम करता है। कैसे करता है? तो यहाँ पर ये देखते हैं। अभी इसको ये हमने देख लिया है, तो अभी इसको मिटाते हैं और आगे का समझने की कोशिश करेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझ के चलना है चित्र के माध्यम से, और इसको हो सके तो अपनी कॉपी में आप लोगों को इसी तरीके से बनाना है ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो, समझने में आसानी हो जब आप रिवीजन करें। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमने इसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों नहीं कहा। भारत में जो वर्षा होती है, वर्षा के लिए मानसून आता है। भारत के लिए क्या होती है? वर्षा होती है जब, तो वर्षा के लिए क्या होता है? मानसून आता है। अब मानसून कैसे आएगा? तो जो मानसून होता है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मानसून होता क्या है, मानसून का मतलब क्या है। तो यहाँ पर लिखा है मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। क्या लिखा है? मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन। परिवर्तन देख रहे होंगे आप, ये इस दिशा में और ये इसके विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ये दोनों एक साथ कंडीशन नहीं होती। ये कंडीशन आपकी गर्मियों वाली है, ये कंडीशन ठंडियों वाली। मतलब मौसम परिवर्तन हुआ तो हवाओं में क्या हो जाएगा? विपरीत परिवर्तन हो जाएगा, और इसी को कहते हैं हम मानसून। इसी को हम क्या बोलते हैं? मानसून कहते हैं। और मानसून जो भारत में वर्षा होती है वो किन मानसूनों के द्वारा होती है? तो भारत में दो प्रकार के मानसून आते हैं। कौन कौन सी? एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, और दूसरा जो मानसून होता है वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। सबसे पहले हम दक्षिण पश्चिम मानसून को देखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यह कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, जो बारिश होती है, बारिश कब होती है? बारिश कब होती है ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। बारिश कब होती है? बारिश जब होगी जब हवाओं में क्या होगी? नमी होगी। जब हवा, जो हवा चल रही है, अगर हवा में नमी नहीं है तो वो आंधी कहलाएगी, उसमें बारिश नहीं होगी। तूफान कहलाएगा, उसमें बारिश नहीं होगी। जब तक हवाओं में क्या ना हो? नमी ना हो, तब तक बारिश नहीं होती। और नमी कहाँ से आएगी? तो इन्हें जो आपकी हवा है, हवा में नमी आएगी कहाँ से? तो ये नमी कहाँ से आएगी? समुद्र के माध्यम से आएगी। और ये नमी जब किसी स्थल खंड पर पहुंचती है तो वहां पर किसी पहाड़ से टकराने के बाद वर्षा होने लगती है। तो आपको याद रखना है कि जो बारिश होती है, बारिश का कारण क्या होता है? हवा में जो नमी होती है, इसके कारण क्या होती है? बारिश होती है। जैसे कोई, ये यहाँ पे समुद्र है हमारा, ये यहाँ पे क्या है? ये अरब सागर है। यहाँ पर क्या है? अरब सागर। अब जब कोई हवा क्या होगी? अरब सागर के ऊपर से गुजरेगी तो ये समुद्र से क्या करेगी? नमी को ग्रहण कर लेगी, नमी को अपने आप में ले लेगी। और जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत है, और पश्चिमी घाट पर्वत से जब ये हवाएं टकराएंगी तो क्या होगी? वर्षा होगी। क्या होगी? वर्षा होगी। अब कोई हवा चल रही है और समुद्र नहीं है तो निश्चित रूप से क्या होगा? उसमें हवा में नमी नहीं होगी और उससे बारिश भी नहीं होगी। अब आते हैं यहाँ पे, इतनी चीज आपको याद रखना है, केवल ये आपको अभी याद रखना है कि बारिश होती कब है और किस स्थिति में होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम दक्षिण पश्चिम मानसून को। किसको देखेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून को देखेंगे। यह मानसून कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपको याद रखना है, ये रूस का जो भाग होता है, साइबेरिया, रूस का कौन सा भाग? साइबेरिया वाला भाग होता है। साइबेरिया किसको कहते हैं? पूर्वी रूस को क्या बोलते हैं? साइबेरिया बोलते हैं। साइबेरिया से जब यहाँ से हवाएं चलना प्रारंभ होती हैं, हवाएं किस दिशा में चलेंगी? तो हमेशा याद रखना है, जिस दिशा में अपना सूर्य जाएगा उसी दिशा में अपनी जो हवाएं होगी वो भी उसी दिशा में चलेंगी। मतलब ये हवाएं किस तरफ चल रही हैं? दक्षिण की तरफ चल रही। तो दक्षिण में सूर्य कब जाएगा? दक्षिण में सूर्य कब जाएगा? 21 जून के बाद जाएगा। कब जाएगा? 21 जून के बाद। और 21 जून के बाद मतलब
कौन सा मौसम आ रहा है यहाँ पर अब 21 जून क्यों कहते हैं, और भी ज्यादा कह दें इसको सितंबर वाला कह दें, 22 सितंबर के बाद सूर्य क्या होगा, पूरी तरीके से 22 सितंबर को कहां पर होगा, सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा। अब सूर्य जब और दक्षिण में जाएगा तो हवा भी किस दिशा में चलेगी, दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ कर देंगी। हवा किस दिशा में चलना प्रारंभ कर देंगी, दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ कर देंगी। अब जब हवा दक्षिण दिशा में जा रही है तो हवा चलना कहां से स्टार्ट हुई थी, रूस के साइबेरिया वाले पार्ट से, साइबेरिया वाले हिस्से से चलना प्रारंभ हुई थी। अब ये हवाएं क्या होंगी, जब ये भारत की ओर बढ़ रही होंगी तो निश्चित रूप से ऊपर कोई समुद्र तो है नहीं है, ऊपर क्या नहीं है, कोई समुद्र तो है नहीं है, तो इन हवाओं में क्या नहीं होगी, कोई किसी प्रकार की नमी नहीं होगी। अब जब ये हवाएं हिमालय को पार करके हिमालय के ऊपर से भारत की ओर प्रवेश करेंगी तो भारत में प्रवेश करेंगी तो इनमें क्या नहीं होगी, नमी नहीं होगी, और नमी नहीं होगी तो इन हवाओं से भारत में वर्षा भी नहीं होगी। परंतु जो हवाएं यहाँ उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर से गुजरती हैं, जो हवाएं क्या होती हैं, उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर से गुजरती हैं, जो हवाएं उत्तर पूर्वी हिमालय से यहाँ पर से गुजरती हैं, ये हवाएं क्या होती हैं, जब यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर क्या है, आपकी बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी मतलब समुद्र, और समुद्र से ये हवाएं क्या करती हैं, नमी को अवशोषित कर लेती हैं, इस समुद्र से नमी को अवशोषित कर लेती हैं, और ये हवाएं क्या होती हैं, फिर से आगे चली जाती हैं और आगे जा करके यहाँ पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में टकरा जाती हैं और वर्षा करती हैं। मतलब आपको याद रखना है, जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून में बता रहे थे, ये जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून से जो बारिश होती है वो कहाँ पर होती है, वह केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में होती है। कहाँ पर होती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। कहां पर वर्षा होती है, केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। मतलब इस वाला जो मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून, जिसकी वजह से हम इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह रहे थे, इससे जब इसकी बारिश होती ही नहीं है तो हम शीतोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र से कैसे कह सकते हैं। अर्थात जो भारत है, भारत कैसी जलवायु वाला क्षेत्र है, तो हम कहेंगे यह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, क्योंकि इसमें इस वाले मानसून से कुछ भी नहीं होता है। जो भी होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो मानसून होता है, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात क्षेत्र होता है, उसी से भारत में, पूरे भारत में वर्षा होती है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जो उत्तर पूर्वी मानसून है, इससे केवल कहाँ पर वर्षा होती है, यह होती है जब ये मानसून आगे बढ़ता है तो यहाँ पर जो आपका बंगाल की खाड़ी है, इससे जल को, नमी को अवशोषित कर लेता है, और आगे जाकर के जब ये कोरोमंडल तट में टकराता है तो यहाँ पर क्या करता है, वर्षा करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके बाद कौन सा मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून में आपको क्या याद रखना है, यह मानसून किस दिशा से आता है, भारत की दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आएगा। और ये मानसून कब आता है, ये आता है गर्मियों के दिनों में। गर्मियों के दिनों का मतलब क्या है, सूर्य जब उत्तर की ओर आएगा तो वो कौन से दिन होंगे, सूर्य कब, गर्मियां कब होंगी उत्तरी गोलार्ध में, जब सूर्य कर्क रेखा पर आएगा। जब सूर्य इस रेखा पर आएगा तब क्या होगी, गर्मी होगी। और ये कंडीशन कब होती है, 21 जून की कंडीशन होती है। सूर्य कब आता है, कर्क रेखा पर 21 जून को आता है। और भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है वो कब करता है, जून के 1 जून या 2 जून की डेट होती है जब भारत में यह मानसून आता है। कौन सी डेट होती है, 1 जून या 2 जून की डेट होती है। तो यहाँ पर आपको अभी डेट याद नहीं रखनी है, अभी आपको ये याद रखना है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है तो यह मानसून क्या होती है, यह आगे जाकर के यहाँ पे 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है हमारा अरब सागरीय शाखा और एक हो जाती है बंगाल की खाड़ी शाखा। एक हो जाती है कौन सी, अरब सागरीय शाखा, और दूसरी हो जाती है बंगाल की खाड़ी शाखा। जो अरब सागरीय शाखा है ये जाकर के पश्चिमी घाट पर्वत में टकरा करके बहुत बारिश करती है, और जबकि इसके विपरीत जो बंगाल की खाड़ी शाखा होती है यह पूर्वी घाट पर्वत पे कहीं पर भी वर्षा नहीं करती, ना ये कोरोमंडल में, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, जब ये मानसून आएगा
तो ये मानसून तो सीधे निकल जाएगा, ये मानसून क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। तो टकराने का इसे मौका ही नहीं मिलेगा, ये टकराने का मौका नहीं मिलेगा। कहाँ पर जाकर के टकराएगा, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में डायरेक्ट जाकर के टकराएगा। मतलब जो हमारा कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये क्या हो जाएगा, ये पूर्वी घाट पर्वत पर बिल्कुल भी बारिश नहीं करता है। ध्यान रखना, पूर्वी घाट पर्वत है, इस पर बारिश, इसके केवल कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। वो भी वर्षा किससे होती है, तो याद रखना उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा यह वर्षा होती है। ठीक है, किससे होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा यह वर्षा होती है। वो भी कहां पर, केवल कोरोमंडल तट पर होती है। इसके अलावा मानसून से पूर्वी तट के किसी भी तट पर वर्षा नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र क्यों है, इसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र क्यों नहीं कह रहे हैं। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बताइए जल्दी से, क्या ये चीज समझ में आई है, जल्दी से। यदि आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही है तो इसी क्रम में अभी हम आगे बढ़ेंगे और फिर इनको एक एक करके देखेंगे। अभी यहाँ पे आपका पश्चिमी विक्षोभ है, यहाँ पर आपको जब ये ठंडियों में जो ये आती है उत्तर पूर्वी मानसून, तो ठंडियों में जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जो वर्षा होगी वो किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और बाकी शेष भारत में जो वर्षा होती है वो अधिकांश वर्षा, भारत में 90% वर्षा जो होती है वो किस मानसून से होती है, 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 90% वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो मानसून में आपको अभी इतनी चीजें आपको याद रखना है, जिसमें हमने आपको क्या क्या बताया है। भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र वाला क्षेत्र है। भारत में दो जलवायु, दो मौसम से आपकी वर्षा होती है, एक उत्तर पूर्वी मानसून से होती है और एक दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसके बाद हमने बताया कि सूर्य जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून होता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 21 जून को जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके बाद हमने बताया आपको 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य होता है वो आपका कहां पर, वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। मतलब इन दोनों दिनों में क्या होता है, इनमें जो पृथ्वी है, पृथ्वी में दिन और रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है। इसके बाद हमने आपको बताया है 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो आपका मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके बाद हमने आपको बताया जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, यह अत्यंत गर्म क्षेत्र होता है। यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं और यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हमने बताया कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक आपका ऊपर होगा उसे नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र बोलेंगे और नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र बोलेंगे। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है और इसी तरीके से आप अपना मैप बना लीजिएगा। ये आपकी कर्क रेखा क्या होती है, हिमालय से ये यहाँ पर हिमालय हो जाने की वजह से यहाँ पर जो ये हवाएं चलती है ये क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। ऊपर उठने के क्रम में यहाँ पर ये बहुत ही ठंडी हवाएं होती हैं। साइबेरिया क्या है, साइबेरिया याद रखना बहुत ठंडा क्षेत्र है, बहुत पूरा बर्फ से जमा हुआ है। मतलब जो ये उत्तर पूर्वी मानसून की जो हवाएं होती हैं ये इनमें नमी तो नहीं होती परंतु बहुत ही ठंडी हवाएं होती हैं। और ये ठंडी हवाएं क्या होती है, हिमालय की वजह से ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर चलने की वजह से भारत पे इन हवाओं का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं जो आपकी ध्रुवीय ठंड होती है, ध्रुवीय शीत होती है, वो भारत में देखने को नहीं मिलती। अधिकांशतः आपने देखा होगा कि जो बाहर के लोग आते हैं वो ठंडियों के दिनों में भी ज्यादा कपड़े नहीं पहने होते हैं। जैसे हम लोग होते हैं ठंडियों के दिनों में बहुत कपड़े पहनते हैं, पर ठंडियों के दिनों में जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है, जैसे रशियन कोई आ जाए, तो उसे यहाँ पे ठंडी नहीं लगे क्योंकि वो उससे ज्यादा ठंडी को महसूस कर चुका है, देख चुका है, तो उसे ये नॉर्मल ठंड ही लगेगी। तो यहाँ पर उतनी ठंड नहीं होती है, किसकी वजह से, हिमालय की वजह से ये हवाएं यहाँ पर अपना प्रकोप नहीं दिखा पाती। तो हिमालय जो है याद रखना है, यह हिमालय आपको पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि हिमालय जलवायु विभाजक का काम करता है। भारत में जो हिमालय है ये किसका काम करता है, जलवायु विभाजक का काम करता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है और आगे चलेंगे और आगे इनमें हम क्या करेंगे, अब इनको एक एक करके देखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ को समझेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून को समझेंगे,
दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा को देखेंगे और बंगाल की खाड़ी शाखा को अलग अलग क्लास में हम कवर करेंगे। तो इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।